तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम क्या बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट में कोई इशू जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा हो और जिसको हमको जानना समझना जरूरी हो, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी डे टू डे की लाइफ के लिए भी। तो लेटेस्ट में मैं आपके लिए एक न्यूज लेके आया हूँ। अभी आप सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट के कितने साल पूरे हो गए। मोदी गवर्नमेंट के 9 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। तो इस 9 ईयर के कंप्लीशन में आप लोगों ने देखा होगा, सारे मिनिस्टर कोई न कोई स्टेट में जाके क्या कर रहे थे, अपना अचीवमेंट बता रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे कि भाई हमने 9 साल में ये किया। हर स्टेट में जा रहे थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनिस्टर जा रहा था। तो इसी के टाइम पे जो मेन अपोजिशन पार्टी है इंडिया में, वो सब जानते हैं कांग्रेस है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। तो इन्होंने भी एक क्या किया, एक आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी देखो आरोप तो लगाती है कि भारत की सरकार ने कर्ज बहुत बढ़ा दिया, इंडिया पर कर्ज बहुत बढ़ा दिया। आप ये न्यूज देख सकते हैं। कांग्रेस डिमांड्स व्हाइट पेपर ऑन इंडियाज डेट। भारत सरकार का जो कर्जा है उस पर इन्होंने क्या करी है, एक व्हाइट पेपर की मांग करी कि भाई व्हाइट पेपर जारी करो। व्हाइट पेपर का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई कोई गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो पूरी डिटेल में जनता को बताए। सीधी सी बात, व्हाइट पेपर कोई मतलब नहीं होता, कोई कागज छापते हैं। गवर्नमेंट ने जो किया या जो ओरिजिनल स्टेटस है उसको पब्लिक को दिखाए किसी प्रकार से, ये व्हाइट पेपर कहता है। तो इन्होंने कहा कि जो भारत सरकार जो का कर्जा है 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, यूपीए 2, वो छोड़ के गई थी लगभग 55 लाख करोड़ के आसपास में, और ये बढ़ के अब कितना हो गया, 155 लाख करोड़ हो गया, लगभग ट्रिपल हो गया। 9 ईयर में क्या हो गया, ये लगभग ट्रिपल हो गया। तो ये बहुत बुरी बात है। सरकार का जो मिसमैनेजमेंट था इकोनॉमिक का वो बहुत बुरा था, इसलिए क्या वो हमारे देश पर रेगुलर कर्ज बन रहा है और कहीं ना कहीं हमारी स्थिति या साग डाउन होती जा रही है। ये कांग्रेस का आरोप था। आप आराम से इसमें न्यूज़ देख सकते हैं। जो कांग्रेस की स्पोक पर्सन है सुप्रिया सिन्हाती जी, सुप्रिया सिन्हाती, आप जानते होंगे इनको, कई बार टीवी पर आती है, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखती है, जो ये कह रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमी का मैनेजमेंट सही तरह से नहीं किया, इसलिए हमारा कर्ज बढ़ गया। तो क्या ये सही कह रही है क्या? हम इस बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो न्यूज़ आराम से देख सकते हैं आप। कांग्रेस के जो सेंटर का डेट राइज हो गया वो 155 लाख करोड़ हो गया। लाख करोड़ में नीचे चक्कर में पड़ो आप, तो सिंपल सा था, पहले 55 रुपये था, अब बढ़ के डेट 155 रुपये हो गया, लगभग ट्रिपल हो गया, लगभग ट्रिपल हो गया। ये इनका एलिगेशन है कि इतना सारा कर्ज, कि देखो इनका ये कहना है कि भाई 1947 जब आज़ाद हुआ देश, तब देश पर लगभग कर्ज जीरो था। 1947 से हम पहुंचे 2014, लगभग 67 साल लगे। कई सारे प्रधानमंत्री थे दुनिया भर के, इनके टोटल कार्यकाल में कितना 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया। लेकिन मोदी जी ने अकेले ने 9 साल में 2023 तक कितना 100 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्ज ले लिया। ये तो ये कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस का क्या एलिगेशन है कि आज़ादी के टाइम देश का लगभग कर्ज जीरो था, 2014 तक कितना हो 55 लाख करोड़ हो गया, और इसको 2023 तक मोदी जी ने 9 साल में बढ़ा के कितना कर दिया, 155 लाख करोड़ कर दिया। मतलब 67 साल में 55 रुपये का कर्ज लिया, और 9 ईयर में 100 रुपये का कर्ज लिया। ये कहना चाहता है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण 9 साल में डेप क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। 1947 से 2014 तक सभी पीएम ने मिलकर कितना 55 लाख रुपए का लोन लिया, जबकि पीएम मोदी ने केवल 9 ईयर में कितना ले लिया, 100 लाख करोड़ का। आप लाख करोड़ में मत पढ़ो, आप तो सिंपल देखो भाई 55 रुपये का कर्ज लिया 67 साल में, और 9 साल में कितने का ले लिया, 100 रुपये का ले लिया, तो वो 155 लाख करोड़ हो गया, जो काफ़ी बुरी स्थिति है इंडिया की। ये कह रहा। लेकिन दोस्तों अब ये सही है गलत है, तो हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बीजेपी क्या कहती है इसमें? बीजेपी ने कह रही है कि जो डेट होता है ना, डेट वो कभी एब्सोल्यूट फिगर में नहीं देखा जाता, एब्सोल्यूट फिगर में नहीं देखा जाता इकोनॉमिक्स में। हालांकि सही बात है, इकोनॉमी का सिद्धांत यही है कि एब्सोल्यूट फिगर में कभी भी डेट नहीं देखा जाता, 100 रुपये 200 रुपये ऐसा नहीं देखा जाता। उसको जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखते हैं, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखते हैं। अगर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कर्ज बढ़ रहा है तो हाँ, सरकार ने दिवालिया कर दिया देश को, नहीं तो नहीं किया। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो एक तो पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। इस पर्सन पे 1 लाख रुपए का कर्ज है, इस बी पर्सन पर 10 लाख का कर्ज है, सी पर्सन पर 1 करोड़ का डेट है। मैं आपसे पूछूं कि किस पर ज़्यादा कर्ज है, तो आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, कि क्यों सी पे कर्जे ये ज़्यादा दिवालिया है, मतलब कौन ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है ए बी सी में? तो आप सब कहोगे कि सी ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है।
लेकिन नहीं, मैं इसको फिर बताता हूँ। ये ए है, वो है लेबरर, मजदूर है, गांव में गरीब मजदूर है जिसकी सालाना कमाई है 1 लाख पर ईयर कमाता है, ठीक है। ये 10 लाख जिस पे कर्जे समझ करो, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कॉलेज लेक्चरर है, जिसकी सालाना इनकम कितनी है, सपोज करो 20 लाख पर ईयर है, ठीक है। ये 1 करोड़ वाला एक है बिजनेस है, बिजनेसमैन है, जिसकी कमाई कितनी है सालाना 100 करोड़ है। अब मुझे बताओ कौन कर्जे में, तो ये बेचारा मजदूर तो साल भर में 1 लाख रुपए कमाता है, इस पर 1 लाख का कर्जा, मतलब इसकी कमाई का 100% कर्जा है इस पर। ये जो एम्प्लॉई है 20 लाख कमाता है, इस पर 10 लाख कर्जा, तो इसको इसकी जो सैलरी का कितना 50% ही कर्जा है। ये 100 करोड़ कमाता है, इस पर 1 करोड़ ही कर्जा है, तो इसका तो जो इनकम का तो केवल 1% ही कर्जा है। ये चाहे जितने कर्ज को चुका सकता है, लेकिन सोचो ये बेचारा जो 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा मजदूर, उसका निजी खर्चा भी होगा घर का, सब खर्चा करने के बाद ये 1 लाख रुपए कैसे चुका पाएगा। गरीब आदमी में थोड़ा भी कर्ज बहुत बड़ा होता है, अमीर आदमी में बड़ा कर्ज कम होता है। मुकेश अंबानी की कंपनी में बहुत बड़ा कर्ज है, अडानी भी इतना कर्ज है, लेकिन कम दिखता है। लेकिन गांव में एक गरीब आदमी के पास 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कर्ज ज़्यादा दिखता है। ऐसे में छोटे छोटे देश लूँ, एक तरफ मैं सिक्किम लेता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ, एक तरफ यूपी ले लेता हूँ, एक तरफ गोवा ले लेता हूँ। अब गोवा पे, सिक्किम पे 1 करोड़ कर्ज बड़ा दिखेगा, गोवा पे समझ को 10 करोड़ का बाजार दिखेगा, लेकिन यूपी बड़ा राज्य है, वहाँ की जो जीडीपी बहुत बड़ी है, तो इस पर हो सकता है 100 करोड़ का कर्जा भी कम दिखे। ऐसे देशों में होगा। नेपाल पे छोटा कर्ज भी, नेपाल में समझ को 1000 करोड़ है तो वो बड़ा लगेगा, लेकिन इंडिया में बड़ा देश है, यहाँ की इनकम ज़्यादा है, तो इसके 10,000 करोड़ भी बड़े लगेंगे। तो ये आप में समझ रहे हो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। कर्ज का ये मतलब ये नहीं था सिंपल कर्ज, कंपल का मतलब देखता है उसकी इनकम का परसेंटेज के रूप में, जिसको हम जीडीपी कह देते हैं। जीडीपी क्या होता है, एक साल में इनकम, एक देश में एक साल में कितनी इनकम हो रही है। अगर किसी के 100 करोड़ इनकम हो रही है सालाना, उस पर 5 करोड़ कर्ज है, तो मैं कहूँगा इसको 5% ऑफ जीडीपी के कर्ज है, ठीक है। किसी की जीडीपी 10 करोड़ है, लेकिन उस पर भी कर्ज 5 करोड़ है, तो मैं कहूँगा इसको कितना 50% ऑफ जीडीपी है। अब देखा जाए तो देखो दोनों पे कर्ज बराबर है, 5 करोड़ 5 करोड़, लेकिन ये इसकी आय कम है। ये 10 करोड़ में से 5 करोड़ चुकाने में टाइम लगेगा, लेकिन 100 करोड़ वाला तो इजीली चुका देगा 5 करोड़ रुपए। तो ऐसे हमेशा इनकम का परसेंटेज के रूप में देखते हैं। ऐसे जब देशों पर कर्ज देखते हैं, तो ऐसे तो फिर अफगानिस्तान, नेपाल, छोटे देशों पर छोटा कर्ज भी बड़ा लगेगा बड़े देशों की तुलना में। तो फिर कैसे पता चले उनकी तुलना कैसे करें, कौन ज़्यादा कर्ज में, तो उसका फिर जीडीपी का परसेंटेज देखा जाता है। आप लोग मेरे सामने इन माय ओपिनियन जीडीपी का परसेंटेज का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो बीजेपी यही कह रही है कि भाई जो डेट को पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं देखा जाता, एब्सोल्यूट फिगर 1 लाख कर्ज है, 1 करोड़ कर्ज है, ऐसा नहीं। इसको आप जो देश की जीडीपी का परसेंटेज में देखा जाता है। ये तो इकोनॉमी का सत्य है, इकोनॉमी का सेट सिद्धांत है, इसमें कोई गलत नहीं है, सेट थ्योरी है। अभी भी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह जब कंपेयर करते हैं कौन सा देश में कितना कर्ज है, कौन सा देश कर्ज में डूबा हुआ है, तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखते हैं। हो सकता है किसी देश में जीडीपी का 100% कर्ज हो, किसी पे हो सकता है 150% हो, किसी पे हो सकता है 50% हो। तो ये 50 वाला कम कर्ज में, जो 150 वाला ज़्यादा कर्ज में, 100 वाला मीडियम कर्ज में, ऐसे ही देखा जाता है पूरी दुनिया में। ये इकोनॉमी का सेट सिद्धांत है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि भाई जो डेट को है ना पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं देखा जाता, इसे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखा जाना चाहिए। अब इसके अनुसार इन्होंने अपना डेटा दिया कि ये 2014 में बात कर रहे थे 55 लाख करोड़ था, तो ये जीडीपी का कितना था 52.2% था। कितना था, पूरे देश में अगर 100 रुपये कमाई होती तो हमारे ऊपर 52 रुपये का कर्ज था। लेकिन पिछले 9 साल में जीडीपी बढ़ी है, हर साल ही बढ़ रही है, हम जानते हैं। अभी लेटेस्ट में 2022-23 में 7.2% बढ़ी है। जब जीडीपी बढ़ी होगी तो कर्ज भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो ज़्यादा कर्ज क्या जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिख रहा है। तो इनका ये कहना है कि 2018-19 में तो 48% रह गया था, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट 1.0 थी उसमें तो इंडिया का डेट कम हुआ है परसेंटेज के रूप में, और यही देखा जाता है। लेकिन बाद में आप सबको पता है कोविड आ गया था, कोविड के कारण गवर्नमेंट की इनकम खत्म होगी, सरकारी रेवेन्यू में कमी आ गई, एक्सपेंडिचर में बढ़ाना पड़ा, और जीडीपी भी क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा परसेंटेज बढ़ा। तो लेकिन 52 से बढ़ के आज की डेट में जो 2022-23 है उसमें 56% जीडीपी का परसेंटेज है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है, ये जो आर्टिकल आया था राष्ट्रवान पत्रिका में अश्विनी महाजन जी का, उन्होंने यही कहा कि भाई भारत सरकार का जो कर्ज है ना उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले 52% था, फिर उसके बाद अभी लगभग 56% है, 4% का इंक्रीज हुआ है। और जो कोविड जैसी महामारी जब हमने ये लिए, हमने क्या किया, कोविड जैसी महामारी करी,
कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया की डेट में वृद्धि हुई है, पूरी दुनिया में सरकारों के कर्ज में वृद्धि हुई है। क्यों? रेवेन्यू खत्म हो गया था, फैक्ट्रियाँ वगैरह सब बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लेकिन गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा था। क्यों? हेल्थ पे वैक्सीनेशन किया, हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह पर खर्च किया, वैक्सीनेशन टीका वगैरह पर खर्च किया, और भी कई गरीब मजदूरों को इनको कई सारे गवर्नमेंट ने कैश ट्रांसफर भी किया, कई देशों में किया, यहाँ भी किया था थोड़ा बहुत। तो इसलिए इसकी तुलना में ये कोई डेट जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। और जो ये गवर्नमेंट का कांग्रेस का कहना है वो बड़ा चला के पेश किया गया, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने क्या किया गया है, राजकोषीय अनुशासन मतलब जो अनुशासन में रही है और पैसों को खर्च करने में कंजूसी करी है और ज़्यादा कर्ज नहीं लिया गया है। ये गवर्नमेंट, ये इनका इस आर्टिकल का कहना है। केंद्र सरकार ने राजकोषीय अनुशासन का पालन किया। लेकिन ये आर्टिकल ये भी कहता है कि केंद्र ने तो अनुशासन का पालन किया है, लेकिन स्टेट्स ने अनुशासन का पालन नहीं किया। स्टेट्स का कर्जा बढ़ रहा है, राज्यों का बढ़ता कर्ज का मुसीबत है। सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, जो गवर्नमेंट डेट लेती है ना, कर्ज लेती है, तो ऐसा अनलिमिटेड कर्जा नहीं ले सकती। इसी को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, FRBM एक्ट कहते हैं, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। एक 2003 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और इस पर क्या किया है भाई, गवर्नमेंट पर लिमिट लगाई गई कि आप इससे ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये लिमिट थी, आप जीडीपी का 40% तक कर्ज ले सकते हो। कितना? जीडीपी का 40% तक। और स्टेट्स पे क्या था? 20% तक। और जनरल गवर्नमेंट, देखो मैं जब जनरल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो उसमें दोनों सरकारें आती है शामिल। जनरल गवर्नमेंट में सेंट्रल भी शामिल होता है, भारत सरकार, और सारी स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है वो भी शामिल होती है। तो ये 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये FRBM एक्ट 2003 कहता है कि भारत सरकार जीडीपी का 40% तक कर्ज ले सकती है, स्टेट से सारे राज्य मिलकर जीडीपी का 20% तक कर्ज ले सकते हैं, और टोटल जो जनरल गवर्नमेंट होता है वो 60% तक डेट ले सकती है। लेकिन कभी भी इस FRBM एक्ट का पालन नहीं किया गया। अभी राज्यों को कितना लिमिट है? 20% है। लेकिन यही कह रहा है ये आर्टिकल, ये कह रहा है कि 2013-14 में क्या था, 2013-14 में जब जो स्टेट्स का, सभी स्टेट का जो कर्ज था वो जीडीपी का 22% था। ये सब डेटा याद नहीं रखना, बस हमको थोड़ा समझना है। जो 21-22 में बढ़ गया, कितना हो गया? 31% हो गया। तो ये स्टेट्स का जो लिमिट से बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक है ये हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से एक RBI की रिपोर्ट आई थी। RBI की हर साल रिपोर्ट आती है, जितने भी स्टेट हैं अपने बजट जारी करते हैं, तो बजट का ये एनालिसिस करता है और फिर अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इस रिपोर्ट में भी ये कह रहा है कि भाई जो 2022-23 है उसमें जो स्टेट्स का टोटल जो डेट है वो 29.5% ऑफ जीडीपी रहेगा, जो कि FRBM एक्ट का से को टारगेट है उससे बहुत 20% है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट्स को कंजूसी करनी चाहिए, कुछ पैसे को बचाना चाहिए। और कुछ राज्यों को तो इन्होंने बहुत चिंताजनक बताया, कुछ राज्य तो की अति कर दी। जैसे पंजाब में जो 20% होना चाहिए था वो 48%, सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य कौन सा है? पंजाब। राजस्थान की भी इन्होंने बुराई करी है, 42%। वेस्ट बंगाल की बुराई करी है, 37% ऑफ जीडीपी। बिहार की बुराई करी है, 36% ऑफ जीडीपी। आंध्र प्रदेश की बुराई करी है, 35% ऑफ जीडीपी। जबकि होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 20%। तो ये बहुत बुरी बात है। इन राज्य ऐसे कर्ज की स्थिति में डूबे हुए हैं, जिसमें पंजाब सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तो इन राज्यों को थोड़ा मितव्ययी बढ़ना चाहिए, अपने खर्चे में कंट्रोल करना चाहिए और इनकम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? राज्य कर्ज में क्यों डूबे हुए? तो हम सब जानते हैं, फ्री बीज का, मुफ्त में जो रेवड़ी कहते हैं ना, वो फ्री रेवड़ी देने का आजकल बहुत कल्चर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री, सब फ्री। राजस्थान में देख ही रहे होंगे, अभी फ्री चल रहा है कैंप। तो ये फ्री का कैंप चल रहा है ना, तो इससे क्या होगा? इससे एक दिन ये स्टेट दिवालिया हो सकते हैं। देखो कभी भी खर्चा हमेशा है ना इनकम के अकॉर्डिंग होता है। आप लोग भी जानते हैं, हम सब घर चलाते हैं, हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे जेब में पैसा होता है और कुछ बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कर्ज लेके खर्च करते जाओ। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। फिर एक जमाने में क्या होगा हमारी स्थिति? वो श्रीलंका में हो रहा है ना, श्रीलंका ने भी ये किया था, कर्जा लेके एक लिमिट होती है खर्च करने की। उसके बाद क्या होता है? फिर वो एंड में दिवालिया हो जाता है, फिर वहाँ दंगे होते हैं बहुत भारी। आपने देखे होंगे वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को रातों रात श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना चाहिए खर्चे के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कोई देश है, सपोज करो
ये इंडिया है। अब इसमें दो गवर्नमेंट होते हैं, एक तो इंडियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट्स की। मैंने बताया था इसकी इंडियन गवर्नमेंट की लिमिट कितनी, 40% ऑफ जीएसडीपी, 20%, 20 टोटल 60%। इसको कहते हैं जनरल गवर्नमेंट। अब ये लगभग 54 है, ये लगभग 30% है, तो ये लगभग कितना है, 84% ऑफ जीडीपी है। तो विदेशी कंपनियां, मैंने आपको पढ़ाया था अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, विदेशी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, मूडी, पिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये सब क्या करती है, जब क्रेडिट देती है ना किसी देश को, तब ये जनरल गवर्नमेंट देखती, केवल इंडियन गवर्नमेंट का नहीं देखती। इंडियन गवर्नमेंट चाहे कंट्रोल कर ले, लेकिन ये क्या करते हैं, जनरल गवर्नमेंट डेट देखती है, पूरे भारत सरकार प्लस राज्य सरकारों पर कितना कर्ज है, ये चीज चेक करती है। अगर ये कर्ज बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारे जो क्रेडिट है उसको डाउनग्रेड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड थी लास्ट में मैंने बताया था पहले, इसको क्या कर देंगे, जंक कर देंगे। सपोज करो क्रेडिट डाउनग्रेड करके जंक कर देंगे, जंक कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे देश की इमेज ऐसी हो जाएगी कि ये आगे कंपनियां पैसा नहीं चुका पाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, यूएस में, यूके में। जब ये कंपनियां लोन लेगी तो इनको लोन महंगा मिलेगा। लोन क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। ये तो आप जानते हो ना, गांव में सब जगह होता है। जिस आदमी की साख बढ़िया होती है, ये तो हमेशा पैसा टाइम पे चुकाता है, उसको है ना कम दाम पे पैसा मिल जाता है, कम ब्याज पे। लेकिन जो थोड़ा बदमाश टाइप होता है, नहीं देता आधी बार, उससे क्या करते हैं, महंगा ब्याज लेते हैं। तो ये इंडियन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, महंगा ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये नुकसान होता है इससे, ज़्यादा कर्ज लेने से। ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसी है रेटिंग के लिए, जनरल गवर्नमेंट डेट देखती है, केवल भारत सरकार नहीं देखती। और क्या करेगी, रेटिंग डाउनग्रेड कर सकते हैं कर्जा पड़ेगा तो। इससे क्या होगा, भारतीय कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।